हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। आई थिंक आप सब बढ़िया हो गए और अपनी पढ़ाई एकदम मजेदार तरीके से कर रहे होगे। तो जैसे कि आप सब जानते हो कि हम यहाँ पर आपके डेली बेसिस पे या फिर अल्टरनेट बेसिस पे आपके लिए कुछ ना कुछ नया कंटेंट लेकर आते ही रहते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि अब हम क्या कर रहे हैं, आपके लिए एक माइंड मैप सीरीज यानी रिवीजन करेंगे फास्ट ट्रैक। आपके वैसे भी सारे कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही हैं। हम क्या करेंगे, बस उनको रिवीजन करेंगे फास्ट ट्रैक तरीके से, और ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे, सारे के सारे कंटेंट करेंगे, बट ट्राई करेंगे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खत्म करने को। तो जैसा कि आप सब जानते हो, मैं आपका अपना प्यारा प्रांजल भैया आप सबका स्वागत करता हूं ओम इंस्टीट्यूट मानेसर चैनल पे। तो जितने भी नए बच्चे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करो और ये सारे वीडियो अपने सेशन शेयर कर दो, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है, काम की है। आपको अभी नहीं तो नीट में भी काम आ जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी टॉपिक हर जगह रहती है। और ऐसा भी नहीं है किसी एक टारगेटेड बोर्ड के लिए, ये हर जगह अप्लीकेबल है, क्योंकि एनसीईआरटी क्या है, एनसीईआरटी हमारे पूरे इंडिया में कवर की जाती है। ठीक है, तो इसी के साथ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 2। और जिन बच्चों ने अभी तक चैप्टर नंबर फर्स्ट देखा नहीं है, तो पिछली वीडियो हमने अपलोड कर दी है, तो फटाफट जाके पहले फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करना, उसके बाद सेकंड चैप्टर। हम ऐसे धीरे धीरे फास्ट ट्रैक की जो सीरीज है वो एकदम लास्ट तक चलाएंगे। ठीक है, तो देखो ये रहा हमारा क्लास 12 बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर है। क्या नाम है चैप्टर का? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। चैप्टर क्या नाम है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। यहाँ पे वन शॉट है, वन शॉट फास्ट ट्रैक रिवीजन, एकदम सुपर रिवीजन है। फटाफट हम जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी खत्म करेंगे। कंप्लीट एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में जितने भी पॉइंट है उसको हम कंप्लीट बिल्कुल कर देंगे यहाँ पे। और आपको पता है जैसे अपने प्रांजल भैया से कर पढ़ते हैं। चलो ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। एक बार फटाफट धुआंधार कमेंट करके कर दो, हम स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, रिस्पांस बहुत बढ़िया तगड़ा है। तो इसी के साथ अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का जैसे नाम ही आपको पता है क्या, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बेसिकली हम यहाँ पे पढ़ने क्या वाले हैं, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन कैसे क्या होता है, यहाँ पे क्या फंक्शंस होते हैं, गैमेट्स कैसे बनते हैं, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, इम्प्लांटेशन होता है कैसे, और उसके बाद पोस्चुरेशन यानी डिलीवरी कैसे होती है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे जरूरी यहाँ पे आता है, फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जब ये दोनों हमारे क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस यानी गैमेट कैसे बनते हैं। फिर आपको जब पता है गैमेटोजेनेसिस बन जाता है, अब क्या होगा, तो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के बाद डेवलपमेंट होगा, फिर पोस्चुरेशन होगा। तो जैसे एक हमारे बेसिस है, तो हम उसी फॉर्मेट में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है हमारा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फर्स्ट क्या हमारा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम इसको पढ़ेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जो सबसे मैन होता है, सबसे ही ज्यादा मैन होता है, वो क्या होता है, वो होता है हमारा टेस्टिस। टेस्टिस क्या है, सबसे मैन ऑर्गन है। टेस्टिस क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। इसी को हमें यहाँ पे पहले पढ़ना होता है। तो देखो ह्यूमन में जो टेस्टिस होते हैं वो क्या होते हैं, प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं। कैसे होते हैं, प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन। उन्हीं से क्या बनते हैं, तो इन्हीं के अंदर ही स्पर्म बनते हैं। इनकी अगर ये पूछा जाए कि ये कहाँ लोकेटेड है, तो आप क्या बताओगे, ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर यानी उसे क्या कहते हैं, स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर लोकेटेड है। कहाँ पे प्रेजेंट है, एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है और आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट है। ठीक है, बैग लाइक स्ट्रक्चर आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट है। एक और चीज हमेशा याद रखना कि जो स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए ना, पूरी बॉडी का जो हमारा टेम्परेचर होता है उससे हमेशा 1 से 1.5 डिग्री सेल्सियस क्या होना चाहिए, कम टेम्परेचर होना चाहिए। तभी जाके क्या होगा, स्पर्म की फॉर्मेशन होगी। तभी क्या होगा, स्पर्म की फॉर्मेशन। देखो कहां पर है, ये लोकेटेड स्क्रोटम में है, बाहर एब्डोमिनल कैविटी के। टेम्परेचर कितना होना चाहिए हमारा, 2 से 2.5 डिग्री या 1 से 1.5 बेसिकली क्या देते हैं, तो इससे टेम्परेचर क्या होना चाहिए, तो हमेशा यहाँ पे बॉडी से इतना कम होना चाहिए। और एक ओवरी में कितना, सॉरी एक ओवरी कह रहा हूं, एक टेस्टिस में कितने कंपार्टमेंट होते हैं, देखो एक टेस्टिस के पास 250 से 300 लोब्यूल्स होते हैं। यानी लोब्यूल बेसिकली हम कंपार्टमेंट कह सकते हैं। क्या कहेंगे, लोब्यूल को हम बेसिकली कंपार्टमेंट। फॉर एग्जांपल ये एक टेस्टिस है, टेस्टिस का शेप कैसा होगा, तो ओवल शेप का होगा। ठीक है, कैसा होगा, ओवल शेप का। अभी यहाँ पे क्या है, इस टाइप में ये ऐसे कितने में डिवाइड है, तो इतने कंपार्टमेंट है। कितने कंपार्टमेंट, तो 250 से 300 यानी 250 से 300 लमसम क्या है,
टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, इन्हें क्या कहेंगे, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। फर्दर एक और आगे, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के पास 1 से 3 सेमनीफेरस टिब्यूल होते हैं। क्या देखो, ईच लोब्यूल हैज 1 to 3 सेमनीफेरस टिब्यूल, यानी यहाँ पे हमें ये भी याद रखना है कि एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के पास कितने यहाँ पर होते हैं हमारे पास सेमनीफेरस टिब्यूल, तो 1 से 3 हाईली कोलाइड होते हैं। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बहुत ज्यादा हाईली कोलाइड होता है। एवरेज में हम कह सकते हैं कि टोटल हमारे पास 250 से 750, 250 से 750 के बीच में टेस्टिकुलर, 250 से 750 के बीच में हमारे पास क्या है, सेमनीफेरस टिब्यूल्स है। इतने हमारी बॉडी में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब कुछ इसके अंदर सेल्स भी होती हैं, टेस्टिस के अंदर कुछ सेल्स भी होते हैं जो किसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, स्पर्म की फॉर्मेशन में। तो उन सेल को पढ़ते हैं। देखो सेल्स क्या है, एक तो सेमनीफेरस टिब्यूल में, जो सेल सेमनीफेरस टिब्यूल में उनके पास 2 सेल होती है, एक सर्टोली सेल, एक लेडीज सेल। अब सेमनीफेरस टिब्यूल पता है ना आपको, जहां से स्पर्म को नरिशमेंट और रिलीज होता है, जहां पे उसे हम क्या कहते हैं, सेमनीफेरस टिब्यूल्स में ये सेल होती हैं, ठीक है। कौन सी है, सर्टोली सेल, सर्टोली सेल। इसे हम नर्सिंग सेल भी कह देते हैं, इसे क्या कहते हैं, नर्सिंग सेल। क्यों, क्योंकि ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं। ये क्या करती हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड को करती हैं स्पर्म, ताकि वो जाके क्या करे, जब आगे मूवमेंट करेगा तो उसको न्यूट्रिशन चाहिए ना, तो वो इधर ये डेवलपमेंट होना करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है इंटरस्टिशियल सेल। क्या है, इंटरस्टिशियल सेल, दूसरा नाम क्या है, तो इनका नाम दूसरा है लेडीज सेल। उनका दूसरा नाम क्या है, तो दूसरा नाम है लेडीज सेल। देखो कहां प्रेजेंट होती हैं, तो सेमनीफेरस टिब्यूल के बीच में। एनसीईआरटी का जब डायग्राम देखोगे, सेमनीफेरस टिब्यूल आपको एक कैसे कोम लाइक स्ट्रक्चर में एक जैसे छता है, लाइक ऐसे समझो, कुछ ऐसे होगा और बीच में जाके स्पर्मेटोजोआज होते हैं, एंड इसके आसपास क्या होता है, बहुत सारी सेल्स होंगी। तो वहां जाके क्या होते हैं, इम्बेडेड होते हैं। वहां जाके क्या होते हैं, सर्टोली सेल बिल्कुल मिडल में होगी, बाकी सारी क्या होती है, इंटरस्टिशियल सेल। तो यहाँ जाके स्पर्म इम्बेडेड होता है, इधर से उसे क्या मिलती है, नरिशमेंट मिलती है। इधर से क्या मिलती है, उसे नरिशमेंट मिलती है। ये क्या सिक्रेट करते हैं, तो इंटरस्टिशियल सेल या फिर लेडीज सेल, याद रखना लेडीज सेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये हार्मोन्स रिलीज करती है। क्या करती है, हार्मोन्स रिलीज। कौन कौन से, तो एंड्रोजन, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। कौन से, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। अगर आप पूछोगे एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन में क्या डिफरेंस है, तो एंड्रोजन बेसिकली क्या है, ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है, ठीक है, ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है। और टेस्टोस्टेरोन क्या है, तो बेसिकली एक सिंपल सा एक हार्मोन है, ठीक है। क्या है, सिंपल सा हार्मोन है जो किसकी डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो टेस्टिस में जो स्पर्म की डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और साथ साथ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, साथ साथ सेकेंडरी कैरेक्टर के लिए भी क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ये नहीं कि सिर्फ एक ही ऑर्गन हमारे पूरी एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है, उसके साथ साथ भी कुछ और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो, पहले तो हमने पढ़ लिया टेस्टिस के बारे में, जो कि क्या बनाता है, स्पर्म की प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है। बट उसमें क्या होता है, उसका ट्रांसपोर्ट कैसा होगा, उसके लिए कौन इंपॉर्टेंट है, एक्सेसरी डक्ट्स। अब ट्रांसपोर्ट तो हो रहा है, कुछ ना कुछ रिलीज करेंगे, तो उसमें ज्यादा हेल्प कराने के लिए कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो कौन है, एक्सेसरी ग्लैंड्स। क्या कराएंगे, एक्सेसरी ग्लैंड्स। तो सबसे पहले देखो, जब टेस्टिस से क्या होंगे, स्पर्म प्रोडक्शन, टेस्टिस से क्या होंगे, स्पर्म क्या होंगे, प्रोड्यूस। अब वो रिलीज क्या होंगे, देखो सबसे पहले आता है रेटेड टेस्टिस। सबसे पहले क्या आता है, रेटेड टेस्टिस। तो जितने भी क्या है, सेमनीफेरस टिब्यूल्स है, ठीक है, और उनसे क्या टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है उनके, तो वो किससे कनेक्टेड होते हैं, तो वो रेटेड टेस्टिस से कनेक्टेड होते हैं। जहां से क्या हुआ, स्पर्म यहां से रिलीज होता है स्पर्म। फिर उसके बाद कहां जाता है, उसके बाद जाता है वासा इफ्रेंसिया। उसके बाद कहां जाता है, तो फिर रेटेड टेस्टिस के बाद कितना ओपन होता है, वासा इफ्रेंसिया। अब वासा इफ्रेंसिया से जाते हैं एपिडाइमिसिस। वासा इफ्रेंसिया के बाद कहां जाते हैं, एपिडाइमिसिस। एपिडाइमिसिस का देखो क्या करते हैं, यहाँ पे स्पर्म मैच्योर होते हैं और स्टोर यहाँ पे स्टोर करते हैं। फिर उसके बाद ये कहां जाते हैं, तो वेस डिफरेंस पे जाते हैं। कहां जाएंगे, वेस डिफरेंस। उसके बाद आती है हमारी एक्सेसरी ग्लैंड्स। क्या आती है उसके बाद, एक्सेसरी ग्लैंड्स। देखो 3 मेन ग्लैंड्स है जिसको आपको याद ही रखना है, उनके फंक्शन भी याद रखने हैं। जैसे सेमिनल वेसाइकल, ये क्या है, सेमिनल वेसाइकल, ये पेयर में प्रेजेंट होती है। किसमें प्रेजेंट होती है, पेयर में प्रेजेंट होती है। क्या रिलीज करती है, तो फ्रस्टोज रिच लिक्विड, जिसे हम कहते हैं सेमिनल प्लाज्मा। जिसे क्या कहते हैं हम, सेमिनल प्लाज्मा। याद रखना, सेमिनल प्लाज्मा अकेले यही नहीं करती, बट ये एक जो मैन कंपोनेंट है ना, फ्रक्टोज, जो कि हमारी पूरी बॉडी में कहीं नहीं प्रेजेंट होता, वो ये क्या करती है, रिलीज करती है। वो ये क्या करेगी, वो ये रिलीज करेगी। नेक्स्ट देखो क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड।
नेक्स्ट क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये बेसिकली एक ग्लैंड है जो किसमें हेल्प करती है, मिल्की सिक्रिएशन, यानी जो स्पर्म होता है, ठीक है, स्पर्म किसके साथ कंपोजिशन होता है, तो सेमिनल प्लाज्मा, और सेमिनल प्लाज्मा में फ्लूइडी जैसा बनाना, क्योंकि सेमिनल प्लाज्मा क्या करता है, सॉरी सेमिनल वेसिकल क्या करता है, उसमें कैल्शियम और फ्रक्टोज ऐड करता है। तो यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, उसे लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, ताकि वो इजीली मूवमेंट कर सके, तो उसे उस फॉर्म में लाता है। थर्ड क्या है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्या है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इसका मैन क्या काम है, म्यूकस सिक्रिएशन। भाई आप कहोगे, आप सब बोलोगे म्यूकस सिक्रिएशन क्या है, तो बेसिकली इसका काम होता है पेनिस को लुब्रिकेशन, पेनिस को लुब्रिकेशन करने में, ठीक है, यानी फ्रिक्शन लेस करने में। इसका किसका काम करेगा, फ्रिक्शन लेस, क्योंकि जब ये मूवमेंट करेंगे ना, जब ये मूवमेंट करेंगे स्पर्म, उनको ज्यादा फ्रिक्शन होगी, तो इसमें कौन हेल्प करता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। कौन करेगा, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। अब इनके बाद भी एक मैन इंपॉर्टेंट होता है, मतलब यहां तक तो क्या हो गया, स्पर्म ट्रांसपोर्ट कर लिया, मतलब यहां तक तो मूवमेंट कर ली, लेकिन इसके बाद भी एक चीज है जो यहां लिखते हैं, उसका नाम है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। क्या है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में बेसिकली क्या होता है, तो पहला होगा ग्लैंड पेनिस। क्या होगा, ग्लैंड पेनिस। बेसिकली जो पेनिस होता है ना, उनमें क्या एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, तो वो एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, और उसमें क्या है, ग्लैंड पेनिस होती है, जो आउटर कवरिंग होती है, पेनिस के ऊपर जो कवरिंग होती है, फोर स्किन होती है, वो लूजली फोल्डेड होती है। कैसे होती है, तो लूजली फोल्डेड होती है। याद रखना, इसकी जो लेयर कैसे होंगी, वो लूजली फोल्डेड, लूजली फोल्डेड स्किन होगी, ठीक है, किसके, पेनिस में। तो ये सबसे आउटर मोस्ट होती है, और पेनिस वो रीजन, पेनिस वो ऑर्गन है, या ऑर्गन कह सकते हो, वो रीजन कह सकते हो, जहां से क्या होता है, जहां पे कॉमन ओपनिंग है। क्या है, कॉमन ओपनिंग है। किसके लिए कॉमन ओपनिंग है, तो कॉमन ओपनिंग फॉर यूरिनेशन और स्पर्मिनेशन, यानी जहां से स्पर्म रिलीज होता है आउटसाइड द बॉडी, इसके लिए क्या है, वो कॉमन ओपनिंग है। याद रहेगा ना यहां तक। ये सब क्या है, तो ये पूरा आता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, या रेल सॉरी बोल सकते हो आप इसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, इसे आप यहाँ पे बोल सकते हो। एक चीज आपको याद ही रखना है, 100% ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि सीमन किसका कंपोजिशन होता है, सीमन किसका कंपोजिशन होता है। याद रखना, स्पर्म और सेमिनल प्लाज्मा किसका किसका होता है, स्पर्म और सेमिनल प्लाज्मा का क्या होता है, कंपोजिशन होता है। पीएच ऑफ सीमन क्या है, अगर पूछ ले सीमन का पीएच क्या है, तो इसका स्लाइटली अल्काइन, मतलब 7.2 से 8 तक की इसकी पीएच वैल्यू होती है। किसकी, सीमन की। किसकी है ये, सीमन की। तो यहां तक ये पूरा, ये सारी जो चीजें हैं वो किसकी थी, वो सब इंक्लूडेड होंगी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में काफी बार क्वेश्चन आ जाता है 5 नंबर का, तो वहां पे हमें सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं। ये सारी की सारी चीजें क्या करनी पड़ती है, हमें वहां पर एक्सप्लेन करना पड़ता है। चलो अब इसमें क्या करेंगे, अब वो जो मेल है स्पर्म, इतना हमें पता चल गया कौन सा ऑर्गन कैसे उसको बनाते हैं, लेकिन एक्चुअली फॉर्मेशन कैसे होता है, और इस प्रोसेस को यानी हम पढ़ेंगे यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस इन मेल, इसकी एक सब एडिंग टाइप में या मैन एडिंग करके डाल सकते हो। वैसे तो हमें स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ना है, स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ना है, लेकिन अगर आप उसकी दूसरी अगर एक चाल से एडिंग देखना चाहते हो तो क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस इन मेल। मेल में गैमेटोजेनेसिस कैसे होता है उसको हमें क्या करना है, यहाँ पे उसे एक्सप्लेन करना है। तो पहले से पढ़ते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, तो ये क्या है, ये बेसिकली एक प्रोसेस है जहाँ पे क्या होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। जहाँ पे क्या होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन, एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे क्या होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। किससे होगा, तो स्पर्म मदर सेल से, स्पर्म मदर सेल से, या और कह सकते हो इसे स्पर्मेटोगोनिया से, और स्पेसिफिक हम क्या कह सकते हैं, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म की फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। इसकी आपको डिफाइन जरूर याद रखनी है। क्या करना है आपको, डिफाइन जरूर याद रखना है। अब जो स्पर्म की फॉर्मेशन है ना, वो कोई ऐसा नहीं कि एक पॉइंट में जाके खत्म हो जाए, उसके लिए काफी लंबा प्रोसेस है। तो हमने कुछ फेजेस में उसे डिवाइड किया है। क्या किया हमने, कुछ फेजेस में उसका डिवाइड किया है। कौन कौन से हैं, तो इसमें बेसिकली हम 3 फेज को काउंट करते हैं। कितने फेज को, तो टोटल हम 3 फेज को काउंट करते हैं। कौन कौन से, चलो देखते हैं।
पहला है मल्टीप्लीकेशन फेज। पहला क्या है? मल्टीप्लीकेशन फेज। जैसे आपको याद है प्लांट में क्या हमने एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ा था जहां पे सेल क्या होती है, रैपिडली डिवाइड होती रहती है, पढ़ा था ना। ऐसे यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन फेज है। यहाँ पे क्या है, जो स्पर्मेटोगोनिया है अब ये कहां जाएंगे, ये डिवाइड करते जाएंगे, यानी अपना नंबर बढ़ाएंगे। क्या करेंगे? नंबर बढ़ाएंगे। देखो स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड बाय माइटोसिस, यानी यहाँ पे मियोसिस नहीं हो रहा, माइटोसिस हो रहा है। माइटोसिस में आपको याद है कि पोलैरिटी कभी चेंज नहीं होती और सिर्फ नंबर बढ़ते हैं। तो इसका यहाँ पे क्या करते हैं, इंक्रीज दियर नंबर, इंक्रीज दियर नंबर। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये अपना नंबर बढ़ाते हैं। पहले क्या आता है, मल्टीप्लीकेशन फेज, यहाँ पे कर रहे हैं ये अपना नंबर बढ़ा रहे हैं। सेकेंड फेज आता है ग्रोथ फेज। सेकेंड फेज क्या आता है, ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में क्या होता है, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है ना, किसमें, मल्टीप्लीकेशन। देखो सबसे पहला होता है स्पर्म मदर सेल। स्पर्म मदर सेल माइटोसिस डिवीजन करती है तो क्या बनता है, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड करती है तो क्या बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब यहाँ तक क्या इन्होंने नंबर बढ़ा लिया, इतने में क्या करते हैं, अपना नंबर बढ़ा लेते हैं। फिर आता है सेकंड फेज, उसे कहते हैं ग्रोथ फेज। अब यहाँ पे क्या होता है, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है ना, वो क्या करता है, ग्रोथ करता है। बेसिकली क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, इलोंगेशन, जैसे आप कह सकते हैं बेसिकली इलोंगेशन फेज, अपने आप को ग्रोथ करेगा, बड़ा करेगा, इनलार्ज करेगा। इसका काम हो गया यहाँ पे ग्रोथ का। थर्ड आता है मैच्योरेशन फेज। थर्ड आता है मैच्योरेशन फेज। यहाँ पे क्या करेंगे, अपने आप को मैच्योर करेंगे। क्या करेंगे, मैच्योर करेंगे। अब आपको पता है गैमेटोजेनेसिस में जो गैमेट्स बनते हैं उनकी पोलैरिटी क्या होती है, तो उसकी पोलैरिटी होती है हमेशा एन, हैप्लॉइड। पोलैरिटी क्या होगी, अगर पोलैरिटी की हम बात करें कैसे होगी, एन, एन को हम क्या कहेंगे, हैप्लॉइड। और ये स्पर्म मदर सेल कैसी होती है, स्पर्म मदर सेल डिप्लॉइड होती है। स्पर्मेटोगोनिया कैसे कह सकते हो, वो क्या होते हैं, वो डिप्लॉइड होती है। तो आपको पता है मियोसिस में 2 बार डिवीजन होता है। फर्स्ट टाइम डिवीजन होगा मियोसिस फर्स्ट, फर्स्ट टाइम डिवीजन का होगा मियोसिस फर्स्ट। तो पहले हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे क्या बना था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बना था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या होंगे, सेकेंडरी में कन्वर्ट होंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट होंगे। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट किस में कन्वर्ट होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट किस में कन्वर्ट होगा, तो वो कन्वर्ट होगा स्पर्मिट्स में। किसमें होगा, इस परमिट्स में। देखो किसमें होगा, स्पर्मिट्स में, यानी स्पर्मिट्स में कन्वर्ट हुआ। तो अभी तक तो हमारा स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म नहीं बना है अभी तक। अभी तक क्या नहीं बना, स्पर्म नहीं बना है। यहां तक क्या हो जाता है, स्पर्मिट्स बन जाते हैं। कितने स्पर्मिट्स बन जाते हैं, तो टोटल 4 स्पर्मिट्स बन जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, ये सारे के सारे जाएंगे स्पर्मियोजेनेसिस में। किसमें जाएंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है, देखो स्पर्मिट्स ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ कह सकते हैं। स्पर्मिनेशन में क्या होता है, बेसिकली जो स्पर्मिट, जो यहाँ पे क्या हमने पढ़े स्पर्मिट्स है ना, वो किसके अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, स्पर्मेटोजोआज में। किसमें हो जाते हैं, स्पर्मेटोजोआज में। फिर ये कहाँ जाएंगे, तो ये फिर जाएंगे, पता है ना आपको, लेडीज सेल के पास। कहाँ जाएंगे, लेडीज सेल के पास। वहां क्या करेंगे, नरिशमेंट लेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, ये रिलीज हो जाएंगे, स्पर्मिनेशन हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद क्या होगा, स्पर्मिनेशन होगा। तो 3 डिफाइन आपको अच्छे से याद करनी है, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिनेशन। याद रखना, पेपर में जब क्वेश्चन पूछा जाता है स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वहां पे आप कभी कभी क्या है, सेम वर्ड होते हैं ना, तो आप क्वेश्चन को देखते भी नहीं हो, ब्लाइंड अप्रोच कर देते हो। फिर वहां पे आप जिसका आंसर देते हो तो स्पर्मेटोजेनेसिस का आंसर दे देते हो। तो ये काफी यहाँ पे कॉमन मिस्टेक है। तो आपको जब भी पेपर करो तो एक बार पूरा पढ़ना है उसको। क्या करना है, एक बार आपको उसको पूरा पढ़ना है। तो यहां तक हमने पढ़ लिया कि स्पर्म कैसे बना। पहले तो पढ़ा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रोडक्शन, कौन से ऑर्गन, कौन से सेल्स या फिर कौन सी ग्लैंड्स उसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ट्रांसपोर्ट कैसा होता है। फिर अब गैमेट्स की फॉर्मेशन कैसी होती है, क्या गैमेट्स की फॉर्मेशन कैसे होती है। अब आप कहोगे भैया स्ट्रक्चर तो हमें पता ही नहीं है, स्ट्रक्चर स्पर्म होते कैसे है, स्पर्म होते कैसे है, कैसा उसका स्ट्रक्चर है। तो चलो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म यानी स्पर्म का हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो बेसिकली जो हमारा एक स्पर्म, देखो एक टिपिकल स्पर्म का स्ट्रक्चर है, क्या है, टिपिकल स्पर्म का स्ट्रक्चर है। इसमें क्या क्या होता है, देखो सबसे पहले जो ऊपर डिवाइडेड होता है उसे हेड कहते हैं। इधर ये क्या है, नेक, नेक के जो इतना बचा पार्ट ना, नेक से जितना होता है वो क्या है, ये है मिडल पीस। ये क्या है, मिडल पीस। एंड जितना अभी बचा हुआ पार्ट, जो थिन एंड लॉन्ग फिलामेंट में, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं टेल।
अब देखो इसके फंक्शन समझते हैं, जितने भी क्या है इसमें डिवाइडेड, इसमें पोर्शन में डिवाइड है। तो सबसे पहले आता है हेड, सबसे पहले आता क्या है हेड। हेड पर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये देखो क्या ये कैप लाइक स्ट्रक्चर है ना, कैप जैसा इसमें बना है, लाइक किसी चीज पे जैसे इसका है, और आपको पेन का कवर होता है ना, उसे क्या कहते हैं कैप। तो कैप का क्या कहेंगे उसे हम एक्रोसोम, क्या कहेंगे एक्रोसोम। एक्रोसोम किसमें फुल होता है, तो एंजाइमिक एक्टिविटी में, किसमें एंजाइमिक एक्टिविटी में। जब क्या होता है ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन, ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन जब जो ना पहले सूटिका लेयर को पेनिट्रेट करना होता है ना, तो वहां पे काम मैन आता है एक्रोसोम का। किसका काम आता है मैन, तो एक्रोसोम का मैन इंपॉर्टेंट वर्क होता है। हेड के पास होता क्या बेसिकली, अगर हम पूछें, अगर हम समझें कि जो स्पर्म के स्ट्रक्चर में हेड जो होता है ना, उसका बेसिकली फंक्शन क्या है, तो हेड का ही सबसे मेन फंक्शन है, उसके पास डेंस साइटोप्लाज्म है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी है, न्यूक्लियस भी है, अबंडेंट मटेरियल भी है। यानी जो यहाँ पेरेंट्स की जो ट्रांसफर है, यानी मेल जो पेरेंट है उसका जो कॉपी बनेगी यहाँ से, जब जाइगोट में फ्यूजन होगा, तो ये इसमें है ना न्यूक्लियस इन्फॉर्मेटिक है, देखो न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल, यानी यही सारे क्रोमोसोम को कैरी कर रहे हैं। इतना सा स्पर्म क्या कर रहा है, सारे के सारे क्रोमोसोम मटेरियल को कैरी कर रहा है। नेक क्या है, तो नेक बेसिकली स्ट्रक्चर है, एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसको, तो सपोर्ट प्रोवाइड करता है हेड और मिडल पीस के बीच में, उससे हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे नेक, उससे हम क्या बोलेंगे, तो नेक बोलेंगे। नेक्स्ट देखो ये मिडल पीस, ये क्या है मिडल पीस। मिडल पीस के पास होता है अबंडेंट, क्या होता है अबंडेंट माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर कह सकते हो प्रेजेंट माइटोकॉन्ड्रिया जो प्रेजेंट होता है वो किसमें प्रेजेंट होता है, लार्ज अमाउंट पे। अब आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन है, बेसिकली एनर्जी प्रोड्यूस कराना। क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस कराना। अब जब स्पर्म ट्रेवल करेगा, स्पर्म जब मूवमेंट करेगा, उसे क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पे एनर्जी कौन प्रोड्यूस करा रहा है, तो ये जो मिडल पीस में जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे एनर्जी, ये क्या बनाएंगे एनर्जी। अब आई टेल की बात, हेड तो समझ गए, मिडल पीस भी समझ गए, रहा बचा क्या टेल। तो टेल का बेसिकली फंक्शन ये है कि उसे मोटिलिटी किसमें करता है, मोटिलिटी या मोबिलिटी में हेल्प करता है। उसका और कोई फंक्शन नहीं है, ना एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ना कोई जेनेटिक इन्फॉर्मेशन करेगा, बस स्पर्म को मूवमेंट कराने में हेल्प कर, मूवमेंट और स्विम कराने में हेल्प कराएगा। किसको क्या कराएगा, स्विम कराने में हेल्प कराएगा। एनर्जी कहां से मिलेगी स्विम करने के लिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया तो बना ही रहा है एनर्जी, उसी को क्या करेगा ये, उसी को ही ये यूज करेगा, स्विम करके क्या करेगा, एनर्जी को यूटिलाइज करेगा। और एक और नोट डाल के लिख लो, क्या कर लो उसको, नोट डाल के कर लो। नोट क्या है, एक बार में एट अ टाइम, एक बार में क्या होता है, अबाउट 200 टू 300, अबाउट 200 टू 300 मिलियन स्पर्म रिलीज। यानी ड्यूरिंग द वन, मतलब क्या है, एक बार में ड्यूरिंग द वन टाइम, एक बार में सिर्फ कितने, एक बार में स्पर्म रिलीज हो जाते हैं स्पर्मिनेशन में, तो 200 से 300 मिलियन स्पर्म एक बार में रिलीज हो जाता है। कितने होंगे, 200 से 300 मिलियन एक बार में स्पर्म क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, इसे नोट डाल के आपको करना है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि एक बार में कितने स्पर्म रिलीज हो जाते हैं, या तो आपसे वन वर्ड में पूछ लिया जाएगा या फिर एमसीक्यू में पूछा जाएगा, या तो वन वर्ड में या फिर एमसीक्यू में ये आपसे पूछा जाएगा। तो यहां तक हमारा पूरा जो कंप्लीट है ना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो गया। यानी मेल में हमने पढ़ लिया कि मेल ऑर्गन कैसा होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, फिर हमने पढ़ लिया गैमेटोजेनेसिस बनते कैसे हैं, फिर स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म भी पढ़ लिया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी तक हमने जैसे मेल के बारे में पढ़ा था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या कैसा स्ट्रक्चर होता है, गैमेटोजेनेसिस कैसे होता है, वही सेम सारी चीजें हम किसमें पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखो डिफरेंस इतना है कि एनसीईआरटी बुक में क्या, पहले हमने मेल पढ़ा, फीमेल पढ़ा, फिर गैमेटोजेनेसिस पढ़ा मेल और फीमेल के, फिर हमने मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़ा, उसके बाद फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मेल की जितनी सारी चीजें ना एक ही बार में पढ़ लेंगे, फीमेल की जितने यहाँ पे जो फंक्शंस हो रहे हैं वो सबको एक बार में पढ़ लेंगे। फिर जो आता है फिर फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, उसके बाद पोस्चुरेशन, वो हम एक अपनी सिमेट्री वाइज में करेंगे। तो देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल क्या क्या कंसिस्ट करती है, तो फीमेल है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ए पेयर ऑफ ओवरीज, यानी इनके पास क्या होता है, एक पेयर में ओवरीज प्रेजेंट होती हैं।
ओवरीज, अलोंग विथ किसके साथ, ओविडक्ट के साथ। इनके पास ओविडक्ट, यूट्रस, cervix, वजाइना एंड एक्सटर्नल जेनेटेलिया कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, तो पेल्विक रीजन में या बिलो द एब्डोमिनल कैविटी, या फिर बेसिकली कह सकते हो ये सारे के सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं कहाँ प्रेजेंट है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट है। क्या क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास, तो ए पेयर ऑफ ओवरीज एक पेयर में है, फिर क्या है ए पेयर ऑफ ओविडक्ट, ओविडक्ट भी कितने में, पेयर में है, यूट्रस है, वजाइना है, स्क्रिविक्स है और एक्सटर्नल जेनेटेलिया है। क्या है, एक्सटर्नल जेनेटेलिया। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ओवरीज के बारे में। जैसे हमने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ऐसे ही फीमेल में क्या है, ओवरीज क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। यही ओवम या ओव्यूलेशन बेसिकली आप प्रोसेस पढ़े हो ना, तो जो ओवम यहाँ पे रिलीज होता है वो कौन यहाँ पे करवाएगा, जो प्रोड्यूस कौन करवाएगा, प्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे ओवरीज। क्या करेंगी, ओवरीज। कहाँ पे लोकेटेड है, तो बोथ साइड, आइदर साइड और यूट्रस, यूट्रस के दोनों ही साइड में। देखो डायग्राम से देखो यहाँ पे, देखो एक ओवरी यहाँ प्रेजेंट है और एक क्या है, एक यहाँ पे प्रेजेंट है। दोनों क्या है, यूट्रस के दोनों साइड में प्रेजेंट है। ये देखो स्ट्रोमल लिगामेंट के थ्रू, स्ट्रोमल लिगामेंट थ्रू बॉडी से एट इधर किससे लोकेटेड है, इधर जो फेलिपियन ट्यूब है ना, फेलिपियन ट्यूब के जो नीचे है इनफंडिकुलम, उससे यहाँ पर क्या है, उससे ये अटैच है, उससे क्या है, ये अटैच है। तो देखो ये क्या क्या प्रोड्यूस करती है, ओवरी। तो ओवरी यहाँ पे ओवा यानी ओवम बेसिकली कह सकते हैं, क्या कहेंगे, ओवम, एग, और क्या कह सकते हैं उसे, एग। एग को यहाँ पे प्रोड्यूस करेगी और दो हार्मोन, और दो हार्मोन। हार्मोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एग की डेवलपमेंट के लिए। किसके लिए, एग की डेवलपमेंट के लिए। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन यहाँ पे क्या है, ये दो हार्मोन यहाँ पे रिलीज हो जाते हैं ताकि पूरी जो साइकिल है ओव्यूलेशन की उसे मेंटेन कर सके। क्या कर सके, उसे मेंटेन। नेक्स्ट देखो फिर क्या होते हैं इनके पास, ओविडक्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, फेलिपियन ट्यूब, जिसे हम क्या कहते हैं, फेलिपियन ट्यूब। फेलिपियन ट्यूब भी एक पेयर में प्रेजेंट होता है। जैसे ओवरी क्या थी, यहाँ पे दोनों साइड प्रेजेंट थी, देखो एक साइड यहाँ, एक साइड यहाँ। ऐसे क्या है, जो हमारे फेलिपियन ट्यूब है वो दोनों प्रेजेंट है, दोनों साइड। देखो यहाँ से लेकर जो यहाँ तक जो पार्ट है ना, इसे हम क्या कहेंगे, फेलिपियन ट्यूब। क्या कहेंगे, फेलिपियन ट्यूब। देखो इधर भी प्रेजेंट है, यहाँ पे लिखे ना फेलिपियन ट्यूब, यहाँ से यहाँ तक प्रेजेंट है। इनकी लेंथ कितनी होती है, तो अबाउट 10 to 12 मीटर। कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर नहीं, 10 to 12 क्या है, सेंटीमीटर में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इसके तीन पार्ट होते हैं मेनली, इनफंडिकुलम, एम्फुला और स्टोमस। क्या है, इनफंडिकुलम, एम्फुला और स्टोमस। चलो इनको ही समझते हैं पहले। ये देखो इनफंडिकुलम है, सॉरी ये क्या है, पूरा एक फेलिपियन ट्यूब है। जो सबसे जो नीचे प्रेजेंट है, क्या है, जो सबसे नीचे प्रेजेंट है, कहां पर, टिप पे, बेसिकली टिप पे। ये जो पोर्शन है इसे कहते हैं इनफंडिकुलम। इसे क्या कहते हैं, इनफंडिकुलम। ये सबसे पहले ना जो ओवम जब रिलीज होता है उसे क्या करता है, रिसीव करता है। उसे क्या करता है, रिसीव करता है। और किसके बीच में कनेक्शन बनाता है, तो फेलिपियन ट्यूब के और जो ओवरी है ना, इनके बीच में क्या बनाता है, इन दोनों के बीच में ये एक बॉन्ड बनाता है, यानी ज्वाइन होता है आपस में। और यहाँ पे छोटे छोटे से ये देख रहे हो ना, ये क्या प्रेजेंट है, इन्हें कहते हैं फिम्ब्रिये। इन्हें क्या कहते हैं, फिम्ब्रिये, मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। कैसे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अगर कोई पूछ दे इनफंडिकुलम किस शेप में है, तो क्या बताओगे, इसे कहोगे आप फनल शेप में है। कैसे है, फनल शेप्ड। आपके कैसे शेप में है, ये फनल शेप में है। इनफंडिकुलम के आते ऊपर इन्फुला, एम्फुला, सॉरी क्या होता है, एम्फुला। एम्फुला वही रीजन है जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है, ये वाला रीजन, इसे क्या कहते हैं, एम्फुला। एम्फुला क्या करता है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, इसे कहते हैं साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट देखो क्या है, स्टमस। नेक्स्ट क्या है, स्टमस। इसका मेनली वर्क क्या है, तो यूट्रस से इनफंडिकुलम का कनेक्शन बनाना। यूट्रस से इनफंडिकुलम का क्या है, कनेक्शन बनाना। इसे हम क्या कहते हैं, तो स्टमस कहते हैं उसे। उसे क्या कहेंगे, स्टमस कहेंगे। नेक्स्ट देखो यूट्रस के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, यूट्रस के बारे में। तो यूट्रस का स्ट्रक्चर कैसा है, यूट्रस का एक और नाम है जिसे हम कहते हैं वोम। क्या कहते हैं, वोम। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ पे आपने देख लिया होगा पियर लाइक, बट ये इन्वर्टेड पियर लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, इन्वर्टेड पियर लाइक स्ट्रक्चर है ये। उल्टा नाशपाती, नाशपाती देखे हो ना, जस्ट उसको अपोजिट कर दो, जिसे हम क्या कहेंगे, इन्वर्टेड पियर लाइक स्ट्रक्चर। किसका होता है, यूट्रस का। ये जितना भी आप पार्ट देख रहे हो ना, ये सब क्या है, ये पूरा का पूरा यूट्रस है। एंड ये
अंदर देख रहे हो यूट्रन फोल्ड्स हैं, यूट्रन्स फोल्ड्स हैं। अच्छा फोल्ड किस काम में आते हैं, फोल्ड किस काम में आते हैं, आप सभी कमेंट बॉक्स में करके बताओगे कि फोल्ड एक्चुअली काम क्या होता है, यूट्राइन फोल्ड इतने सारे फोल्ड्स क्यों होते हैं यूट्रस में। तो चलो यूट्रस की कुछ लेयर है, यूट्रस की लेयर है उनको पढ़ लेते हैं। तो सबसे जो बाहर की होती है उसे कहते हैं पेरीमेट्रियम, उसे क्या बोलेंगे पेरीमेट्रियम। मेनली क्या काम है, मेनली क्या काम, प्रोटेक्शन का काम है, क्या काम है, प्रोटेक्शन का काम है। फिर है मायोमेट्रियम, ये क्या है, ये जो ये वाली लेयर दिख रही है ना आपको, ये जो लेयर ये क्या है मायोमेट्रियम, क्या बोलोगे इसे आप, मायोमेट्रियम। इसका क्या काम है, तो इसका काम है मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन का। और दूसरा काम है जो प्रेगनेंसी कंसीव होना उसके लिए पहले से जो फीटस है, डेवलपिंग फीटस जो होगा उसको डेवलप करने के लिए यहाँ पे अपने आप को तैयार रखता है, प्रिपरेशन करता है। एंडोमेट्रियम क्या है, एंडोमेट्रियम का जो सबसे जो इधर फोल्ड पे प्रेजेंट है ना, ये वाली जो लेयर होती है इसे कहते हैं एंडोमेट्रियम, इसे कहते हैं सबसे इनर मोस्ट लेयर है। क्या है ये, इनर मोस्ट लेयर। और ये क्या आपको पता ही होगा, ये साइक्लिक चेंजेस होते रहते हैं। ये क्या होगा, ये साइक्लिक चेंजेस में ये लेयर है वो हमेशा ब्रो करती रहती है, क्या होती है, हमेशा ब्रेक होती रहती है, टूटती रहती है। कौन सी लेयर, तो एंडोमेट्रियम लेयर जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। जैसे हर पीरियोडिक साइकिल या सॉरी पीरियोडिक साइकिल, हर मेंस्ट्रुएशन साइकिल में एवरी मंथ में ये क्या होती है, लेयर हमेशा ब्रेक होती रहती है। नेक्स्ट है फंक्शन। फंक्शन क्या काम है यूट्रस का, तो इम्प्लांटेशन और डेवलप जो एम्ब्रियो होगा प्रेगनेंसी को कंसीव करने किसका काम है, तो यूट्रस का ही काम है। इसके बाद आता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, सॉरी एक्सटर्नल जेनिटेलिया नहीं है, इसके बाद आता है क्लिविक्स और वजाइना। वजाइना क्या काम है, जहां से एंट्री दिलाता है किसकी, स्पर्म की, क्या करता है एंट्री किसकी दिलाएगा, स्पर्म की। क्लिविक्स क्या है, इसे बेसिकली हम कहते हैं क्लिविक्स कनाल, इन दोनों को मिला के बर्थ कनाल, इन दोनों क्या बोलते हैं, बर्थ कनाल। क्लियर है ना आपको यहां तक, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे, इन दोनों को मिला के बोलेंगे हम बर्थ कनाल। इसके बाद आता है फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो इतना पेपर में पूछा नहीं जाता है फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या होता है। तो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया कंसिस्ट होती है ए पेयर ऑफ मोन्सा नहीं ए पेयर ऑफ लेबिया मेजोरा, ए पेयर ऑफ लेबिया माइनोरा, सिंगल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन उसे हम कहते हैं क्लिस्टोरिस। फिर और एक वजाइना की जो कवरिंग होती है ना, जहाँ वजाइना प्रेजेंट होता है उसकी जो कवरिंग होती है उसे कहते हैं हम हाइमन, उसे क्या बोलते हैं हम, हाइमन। और प्यूबिक हेयर जो प्रेजेंट होते हैं वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर ही उसे हम काउंट करते हैं। क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो कैसे होता है, वो क्वेश्चन हेयर होते हैं। ये किसके अंदर काउंट करते हैं, बेसिकली हम करते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर से हम काउंट करते हैं। तो यहाँ तक क्या हो गया, यहाँ तक पूरा आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यहाँ क्लियर हो गया। उसके बाद हम फर्दर पढ़ते हैं मेमोरी ग्लैंड। क्या पढ़ेंगे, मेमोरी ग्लैंड। अच्छा जो आप मैमल्स पढ़ते हो ना, मैमल्स में खूबी क्या है, तो मैमल जितने भी होंगे उनके पास मेमोरी ग्लैंड होते ही हैं, उनके पास क्या होते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स होते ही होते हैं, मतलब प्रेजेंट है, कंपलसरी है। उसी के बेसिस हमने क्या कर दिया, वो मैमल्स इस पे हमने बेसिस पे कर दिया, स्तनधारी बेसिकली हिंदी में कहते हैं। तो देखो ईच ब्रेस्ट कंटेन 15 to 20 लूप्स, मतलब जितने एक जो ईच ब्रेस्ट यानी एक जो ब्रेस्ट होता है उसमें कितने लूप्स होंगे, तो 15 से 20 लूप्स होंगे, यानी कंपार्टमेंट में डिवाइड हमने कर दिया है। इतने कितने हैं उसमें, इतने लोब्स प्रेजेंट है, उतने मेमेरियन लोब्स प्रेजेंट है। और इनमें जो लोब्स है ना किसके बने हुए हैं, वो ग्रेनुलर टिश्यू के बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं, ग्रेनुलर टिश्यू, स्पेशल टाइप के टिश्यू होते हैं। क्या हमने बोल दिया, ग्रेनुलर टिश्यू। ईच लोब हैज मैनी लोब्यूल्स। अब एक लोब के पास, एक मेमेरियन लोब के पास क्या बहुत सारे लोब्यूल्स हैं, बहुत सारे क्या है, लोब्यूल्स हैं। और लोब्यूल्स के पास क्या है, तो एल्वियोलाई। ईच लोब्यूल्स हैज मैनी एल्वियोलाई। एल्वियोलाई पता है ना क्या होते हैं, जैसे आपने लंग्स में पढ़ा होगा, बैलून लाइक स्ट्रक्चर, एयर इनटेक और रिलीज में जो हेल्प करते हैं वही एल्वियोलाई। बट यहाँ पे इसका क्या काम है, मिल्क का प्रोडक्शन करने के लिए। एल्वियोलाई क्या काम है, मिल्क का प्रोडक्शन करने के लिए। देखो एल्वियोलाई किससे यहाँ पे सिक्रेटेड हो, यहाँ पे एपिथेलियल सेल से प्रेजेंट होता है। इनके पास क्या होता है, ये किसमें मैन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कराते हैं, तो मिल्क का प्रोडक्शन, मिल्क का प्रोडक्शन करवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, यहाँ एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं। कौन, एल्वियोलाई। देखो मिल्क का पाथवे कैसे जाता है, ये एल्वियोलाई से ओपन होंगे मेमोरी ट्यूब्यूल्स में, मेमोरी ट्यूब्यूल्स किसमें होंगे, मेमोरी डक्ट्स में। एल्वियोलाई जैसे प्रोडक्शन कराएगा तो ट्यूब्यूल्स में जाएगा, ट्यूब्यूल्स के थ्रू डक्ट, यानी अब रिलीज भी तो कराना है ना, तो कहां जाएगा, डक्ट के पास जाएगा, डक्ट्स छोटी छोटी नालियां। फिर आता है लैक्टिफेरस डक्ट,
जो लास्ट में पता है बहुत सारी मेमेरियन डक्ट्स एक कंपोज होती है एक जगह पे और क्या बनाती है, लैक्टिफेरस डक्ट। वो कहां पर होगी, वो निप्पल के थ्रू सक आउट, जो चाइल्ड जो फीटस होगा उसे क्या करेगा, उसे सक आउट करेगा, उसे क्या करेगा, सक आउट करेगा। याद रखना, लास्ट में भी पढ़ेंगे, अभी भी चलो एक बार बता देता हूं आपको कि जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है उसके लिए हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोलैक्टिन, और जो इजेक्शन मतलब मिल्क को रिलीज करवाने के लिए उसको जो हार्मोन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीटोसिन। वो क्या होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। फंक्शन देख लो क्या है, प्रोडक्शन एंड सिक्रिएशन ऑफ मिल्क। मिल्क तभी बनता है आफ्टर द चाइल्ड बर्थ या ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्या है, प्रोवाइड नरिशमेंट टू, मतलब जो डेवलपिंग फीटस, जो न्यू फीटस हुआ है, जो न्यू फीटस बोर्न हुआ है, इनबॉर्न फीचर जो है उसे क्या करता है, नरिशमेंट देता है और इम्यूनिटी देने का काम करता है। क्या करता है, इम्यूनिटी देने का काम करता है। क्या करता है, इम्यूनिटी देने का काम करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, जैसे क्या कहेंगे, oogenesis। उसे क्या बोलेंगे हम, oogenesis। जैसे हमने पढ़ लिया स्पर्मेटोजेनेसिस, जहां पे हमने क्या कर दिया, स्पर्म की प्रोडक्शन, हमने बताया कि स्पर्म की प्रोडक्शन होती है। oogenesis में क्या होता है, तो ओवम की प्रोडक्शन। oogenesis में क्या होता है, ओवम की प्रोडक्शन। तो ये भी क्या है, इसमें भी क्या होता है, तो यहाँ पे ओवम मदर सेल से, जिससे ओवम मदर सेल से क्या यहाँ पे बनेगा, अल्टीमेटली बनेगा ओवम। अल्टीमेटली क्या बनेगा, ओवम। जैसे आपको पता, हमने किसमें, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या किया था, हमने स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत सारे फेजेस में डिवाइड किया था ना, सेम के सेम यहीं पर ऐसा होता है, बट थोड़ा सा अंतर होगा। जैसे आपको पता है यहाँ पे दोनों सेक्स ही अलग है, तो यहाँ पे हम इनको डिफरेंस भी होता है। तो गर्ल्स में जो डेवलप होता है oogenesis होता है, वो कैसे होता है उसे समझते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। जो गर्ल्स में जो oogenesis मतलब oogenesis जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, बिफोर बर्थ, यानी बर्थ से पहले हो जाता है, एम्ब्रियोनिक पीरियड में। तो क्या होता है उस टाइम, अगर जो गर्ल्स है ना, बिफोर बर्थ में क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे फॉलिकल्स डेवलप होते हैं। क्या होंगे, बहुत सारे फॉलिकल, थाउजेंड्स ऑफ फॉलिकल डेवलप होते हैं। आफ्टर बर्थ से पहले ही जितने फॉलिकल डेवलप हो गए, उसके बाद एक भी सिंगल डेवलप नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा, सिंगल भी डेवलप नहीं होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसी बर्थ है तब तक ये क्या कर, बिफोर बर्थ से पहले यहाँ पे जो फीमेल है उसमें क्या होता है, फॉलिकल्स डेवलप होते रहते हैं। जैसी बर्थ हुआ वहां पे क्या हो जाता है, फॉलिकल्स उधरी फॉर्मेशन बंद हो जाती है, और उसके बाद क्या होते हैं, डिजनरेट होते रहते हैं, खत्म होते रहते हैं। जैसे वो प्यूबर्टी पे पहुंचते हैं ना, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी एज में फिर क्या होता है, प्यूबर्टी एज का फर्स्ट साइन क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल आना, वही होता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, उस टाइम पे केवल 60 से 80 हजार फॉलिकल, 60 से 80 हजार फॉलिकल सिर्फ बचते हैं ईच ओवरी में, दोनों ओवरी के पास 60 से कितने 80 हजार फॉलिकल्स ही क्या है उनके पास बचते हैं। और ये फॉलिकल्स क्या है, ये फॉलिकल्स डेवलप होते जाएंगे धीरे धीरे। ये फॉलिकल क्या होंगे, डेवलप हो जाएंगे। पहले किस में थे, थाउजेंड्स में थे, मतलब बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में प्रेजेंट थे। वो क्या धीरे धीरे जनरेट होते गए, और लास्ट में क्या बचता है, और लास्ट में क्या बचेगा, तो लास्ट में 60 से 80 हजार क्या बचेंगे, प्राइमरी फॉलिकल्स बचेंगे। कितने बनेंगे, केवल 60 से 80 हजार प्राइमरी फॉलिकल्स। देखो फिर नेक्स्ट आता है ग्रोथ फेज। नेक्स्ट क्या आता है, ग्रोथ फेज। अब ये क्या होंगे, जैसे प्यूबर्टी आई, ये सारे अरेस्टेड हो जाते हैं। जैसे पता है डिवीजन होता है प्राइमरी फॉलिकल्स, तो बन जाते हैं प्राइमरी oocyte। किसमें बन जाएंगे, प्राइमरी oocyte में आएंगे। प्राइमरी oocyte में आते क्या होते हैं, अरेस्टेड हो जाते हैं। मतलब ये जैसे ही बर्थ हुई, बर्थ होने के बाद जो इतना पीरियड है ना, उसमें क्या होता है, कंटिन्यूअसली ग्रोथ होते रहता है। कंटिन्यूअसली क्या होता रहता है, ग्रोथ होते रहते हैं। ये सब कितने में आ जाते हैं, प्राइमरी oocytes में। तो मैच्योरेशन फेज में क्या होता है बेसिकली, अब ये क्या करेंगे, अभी डिवीजन स्टार्ट करेंगे। अब क्या करेंगे, डिवीजन स्टार्ट करेंगे। फॉलिकल डेवलप हुआ, फिर कहां गया, प्राइमरी, जैसे वो डिवाइड करेगा किसमें, माइटोसिस डिवाइड करेगा, नंबर बढ़ाएगा अपना, यहाँ पे डिवाइड करेगा, डिवाइड करके फॉर्मेशन बनेगा। मियोसिस को प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट होगा। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ग्रोथ करेगा, ग्रोथ करने के बाद वो डिवाइड होगा। जिससे फॉलिकल्स होते हैं ना, अगर हम फॉलिकल्स के रिस्पेक्टिव से बात करें, जो यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल्स है, इसी को हमने क्या कह दिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये कन्वर्ट होगा सेकेंडरी फॉलिकल से टर्सरी फॉलिकल, से टर्सरी से ग्रेफियन फॉलिकल। तो जो टर्सरी फॉलिकल तक ये डेवलप जो हुआ ना, उसे हमने कह दिया प्राइमरी साइट। अब जैसे किसमें आए, ग्रेफियन फॉलिकल्स में आ गया, यानी यहाँ पे होता है मियोसिस डिवीजन। क्या होगा, मियोसिस डिवीजन। ग्रेफियन फॉलिकल से आया तब ये बन जाता है सेकेंडरी oocyte, और एक फर्स्ट नॉन पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी डेवलप हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फर्स्ट पोलर बॉडी डेवलप हो जाएगी। सेकेंड मियोसिस में क्या होता है, ग्रेफियन फॉलिकल से ओवम क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहां से ओवम रिलीज हो जाएगा।
यहाँ से ओवम रिलीज हो जाएगा, उसे हमने क्या कह दिया, उसी कह दिया ओव्यूलेशन। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, ओवम रिलीज हुआ, इस प्रोसेस क्या कह दिया हमने, ओवुलेशन। ओव्यूलेशन इसे हमने कह दिया, क्लियर है ना, ओव्यूलेशन कह दिया। अब मतलब इसके बाद यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का टाइम आ जाता है। यहाँ पे जैसे ओवम बन गया, ओवम क्या क्या स्पर्म का फ्यूज हो गया तो क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। देखो ओनली वन फंक्शनल ओवम इज फॉर्म, यानी इतने सारे फॉलिकल्स में सिर्फ यहाँ से एक ही ओवम बनेगा, ऐसा नहीं कि बहुत सारे स्पर्म जैसे 200 से 300 मिलियन बन गए, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ कितना बनेगा, सिंगल ओवम बनेगा। ठीक है, क्या होगा, सिंगल ओवम, सिर्फ सिंगल ओवम, एक ही ओवम बनेगा। इसके बाद यहाँ पे किस में चले जाएगा, फर्टिलाइजेशन में चला जाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन ना हुआ तो सपोज करो बन तो गया, फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी हो गया, बट फर्टिलाइजेशन ही ना हुआ तो क्या होगा, तो मैच्योरेशन साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगा, तब जाके मैच्योरेशन साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। तो देखो मैच्योरेशन साइकिल क्या होती है, इसे पढ़ते हैं। मैच्योरेशन साइकिल क्या होती है पहले, तो मैच्योरेशन साइकिल बेसिकली क्या है, एक साइक्लिक चेंजेस है। क्या है, जो ओवम होते हैं ना, ओवम क्या होते हैं, साइक्लिक रिलीज होते रहते हैं मंथ में। साइकिल जो होती है वो 28 से 30 डेज, या बेसिकली हम कहते हैं 27 से 30 डेज के बीच की एक साइकिल होती है। तो उसमें क्या होता है, पीरियडिकली कभी लेफ्ट से कभी राइट से, दोनों साइड से क्या होते हैं, एक मंथ में कोई एक ही साइड से ओवरी क्या होता है, ओवम रिलीज करती है। तो उस टाइम पे क्या होता है, जैसे ही ओवम रिलीज हुआ वो क्या करेगी, अपने आप यूट्रस क्या होता है उसे फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी बना देता है, अपने आप को डेवलप कर लेता है, एंडोमेट्रियम लेयर प्रिपेयर हो जाती है उसे कंसीव करने के लिए। बट उस टाइम पे फर्टिलाइजेशन ना हुआ, क्या हुआ, उस टाइम पे फर्टिलाइजेशन ना हुआ, तो जो ओवम का फॉर्मेशन है उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, तो डीजनरेट होता है ना। जब डीजनरेट होते हैं तो वहां पे एंडोमेट्रियम लेयर भी क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। कौन सी लेयर, एंडोमेट्रियम लेयर ब्रेक हो जाती है। तो ब्रेक हो जाती है, वो क्या करती है, ब्रेक में टूट जाती है, ब्लड क्लॉट्स में और ब्लीडिंग में थ्रू, और जितना भी अंदर जो सबस्टांस है वो क्या होता है वहां से रिलीज हो जाता है, उतना सारा सबस्टांस क्या होता है, रिलीज हो जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, उसे हम मैच्योरेशन साइकिल कहते हैं। और कितने डेज की होती है एवरेज, तो 28 डेज की होती है। कितने डेज की होती है, 28 डेज की होती है। सपोज करो हमने जो एनसीईआरटी में दे रखा है वो ऐसे रखा है, पहले ही हमने कर दिया मैच्योरेशन फेज। पहले हमने क्या कह दिया, मैच्योरेशन फेज, मतलब पहले हमने कह दिया जैसे मैच्योरेशन होगी, एक बार जो मैच्योरेशन होगी उसके बाद क्या होता है, मैच्योरेशन देखो बेसिकली होता क्या है, शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, ब्लड एंड टिश्यू डिस्चार्ज। यानी एक तो एंडोमेट्रियम लेयर टूट जाएगी और उसमें जितना भी डिस्चार्ज है या जितनी भी लेयर वहां पे क्या होगी, सब ब्रेक हो जाएंगी, सारी की सारी क्या हो जाएंगी, सारी की सारी ही सब ब्रेक हो जाएंगी यहाँ पे कंप्लीटली। ये क्या हो जाएगी, ब्रेक, और डिस्चार्ज क्या होगा, रिलीज होगा, किसके थ्रू, तो वजाइना के थ्रू या पेनिस के थ्रू। इससे क्या होता है, वो रिलीज हो जाता है आउटसाइड द बॉडी। मैन तो यहां से आपका फॉलिकुलर फेज, क्या है, फॉलिकुलर फेज, यानी जो हमने पढ़ा था ना कि oogenesis से ओवम कैसे रिलीज होता है, oogenesis से ओवम कैसे रिलीज होता है। तो देखो यहाँ पे FSH स्टिमुलेट ग्रोथ ओवेरियन फॉलिक्यूल्स, एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज। यानी फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, FSH का फुल फॉर्म याद है ना, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो फॉलिकल के डेवलपमेंट पे हेल्प करे, जो डेवलपमेंट में हेल्प करे, यानी ग्राफिन फॉलिकल से क्या परवाए, निकलवाए, एस्ट्रोजन। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जैसे ओव्यूलेशन होता है एस्ट्रोजन हार्मोन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ से आप देखो बढ़िया से, ये रही पूरी, देखो सबसे पहले यहाँ पे कर दिया, इस जो इवेंट है ना इसे हमने छोड़ दिया, मैच्योरेशन, ये तो सबसे लास्ट का है, हमने माना यहाँ से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल तो सबसे पहले आता है फॉलिकुलर फेज। क्या होता है फॉलिकुलर फेज, यहाँ पे FSH आएगा, कौन सा आ रहा है, FSH फॉलिकुलर, यानी FSH हार्मोन आएगा जो उसके फॉलिकुलर डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। देखो धीरे धीरे क्या हो रही है, ये फॉलिकल डेवलप हो रही है ना, और ये क्या है, यहाँ पे जो एस्ट्रोजन है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज क्यों हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर हो गया ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन पे क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन इंक्रीज होता है और FSH दोनों हाई पीक पे होते हैं। देखो FSH भी क्या है, यहाँ पर पीक पे है ना, वैसे तो SH एंड FSH यहाँ पे आपको दोनों ही पीक पे दिखेगा, जो मेनली है वो दिखता है यहाँ पे आपका FSH, ठीक है, क्योंकि वो फॉलिकल की डेवलपमेंट में है। अब यहाँ पे फॉलिकल की डेवलपमेंट बंद हो जाएगी तो हमारा ये FSH का भी काम क्या होता है, बंद हो जाता है। FSH का भी क्या काम होता है, बंद हो जाता है। ऐसी सेम क्या है, अब यहाँ पे देखो इसके बाद क्या हो जाता है, ल्यूटिकल फेज आता है, ये जो फेज, यानी यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। क्या बनता है, कॉर्पस ल्यूटियम। अरे भाई कॉर्पस क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। तो यहाँ पर देखो एक चीज है, ल्यूटिकल फेज में क्या होता है, जैसे अब ये ओवम तो रिलीज हो गया, क्या हो गया, ओवम रिलीज, ये फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी हो जाएगा, यानी ये फ्यूज करेगा स्पर्म के साथ।
अगर फ्यूज ना हुआ तो क्या होगा? अब तो एक तो देखो, पहला तो ये बचा, पहली तो ये ओव्यूलेशन जो बचा, ये क्या होगा? डीजनरेट। और इतना जो एक्स्ट्रा जो मटेरियल है वो किसमें बन जाएगा? डेवलपिंग कार्पस ल्यूटियम, यानी जो कार्पस ल्यूटियम यहाँ पे प्रोड्यूस होता है वो क्या होगा? धीरे धीरे डीजनरेट होगा, धीरे धीरे डीजनरेट होगा। ओवम क्या होगा? यहाँ पे ब्रेक डाउन होने लगे। तो यहाँ पे जो देखो, यहाँ पे कौन सा, जैसे क्या हुआ, कार्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस होता है तो वहाँ पे एलएच हार्मोन, एलएच हार्मोन क्या नाम है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या नाम है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये देखो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या है? एकदम से ऊपर आ गया ना, एकदम से क्या आ गया? ऊपर आ गया। तो इसी टाइम क्या होता है, जैसे ही होगा तो उसके बाद ये लेयर क्या होगी? ब्रेक हो जाएगी। ओव्यूलेशन में जितना भी डिग्रेड डिस्चार्ज जितना मटेरियल है वो क्या होगा? ये यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिलीज। एक और पॉइंट याद रखना, जो फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है उसे कहते हैं मिनार्च, लास्ट होती है उसे क्या कहते हैं? मिनोपोज। फर्स्ट को क्या कहते हैं? मिनार्च, लास्ट को क्या कहते हैं? मिनोपोज। मिनार्च होता है प्यूबर्टी के टाइम, मिनोपोज होता है एज अ एट ऑफ 40 to 45, 40 से 45 साल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होती है? बंद हो जाती है। तो देखो जैसा हमने बताया था, पहले क्या होगा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके गैमेटोजेनेसिस होंगे। अब जब सब तो रेडी है तब क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। अब तो फर्टिलाइजेशन तो डिफाइन तो आप सबको याद ही होगी, क्या होगा? सिंपल सा एक ही चीज पढ़ते आ रहे हैं, जब ओवम और स्पर्म आपस में फ्यूज कर ले तो उसे क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। तो बस वही सेम डिफाइन है, फर्टिलाइजेशन। बट थोड़ा यहाँ पे हम क्या 12th लेवल पे आगे थोड़ा डीपली पढ़ लेंगे। अब फर्टिलाइजेशन होता कहाँ पे है? फर्टिलाइजेशन होता क्या है? देखो एम्फुला रीजन पे, एम्फुला याद है ना? इन्फेंटिकुलम के ऊपर क्या आता है? एम्फुला। वहां पर ही क्या है? स्पर्म और ओवम की क्या होती है? मीटिंग होती है। स्पर्म और ओवम क्या होगी? यहाँ पर मीटिंग होगी। उसे हम क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। यानी यहाँ पर क्या हो गया? आपस में फ्यूजन हो गया मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का। अब कहोगे भैया आपने तो बताया था कि स्पर्म एक बार में 200 से 300 मिलियन, स्पर्मेटोजेनेसिस में एक बार में 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज हो गए, तो अब एक ओवरी इतने सब कैसे फ्यूज होंगे? एक ओवरी से इतने सब कैसे फ्यूज होंगे? तो आपका क्वेश्चन सही है, जेन्युइन आपका क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे वो स्पर्म रिलीज होते हैं तो पूरा क्या है? इनको पूरा डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है। जाएंगे वजाइना थ्रू, प्रीविक्स से जाएंगे, फिर यूट्रस पे जाएंगे, यूट्रस से कहाँ जाएंगे? स्टमक से होकर कहाँ जाएंगे? एम्फुला रीजन तक। उतना ये ट्रेवल करते हैं ना, तो एनर्जी चाहिए। कुछ क्या होता है स्टार्टिंग में खत्म हो जाते हैं। तो एक हेल्दी स्पर्म ही क्या करता है? उसको जाकर फ्यूज कर पाता है। एक हेल्दी स्पर्म क्या करता है? उसको जाके फ्यूज कर पाता है। कैसे करता है? तो जो सबके पास एक्रोसम, देखो ये एक ओवम का स्ट्रक्चर है, इसके पास एक लेयर है, इसका नाम है जोना पैलिसुडिका लेयर। तो इसके पास एक ऐसी कैपेबिलिटी है, बेसिकली हम कह सकते हैं क्या कैपेबिलिटी, ये एक ही स्पर्म को अलाउ करता है। अगर जिसने फ्यूज कर दिया फिर अपने आप को कवर कर लेगा ताकि और कोई फ्यूज ना कर पाए। और बाकी क्या होते हैं कि जैसे वो यूट्रस तक जाते हैं कुछ तो उधर ही फंस जाते हैं, क्योंकि लोग हेयर प्रेजेंट होते हैं उसमें, ठीक है, लिटिल लिटिल हेयर प्रेजेंट होते हैं उसमें, फंस जाते हैं वहां पे। सारे कुछ क्या होते हैं? खत्म हो जाते हैं। तो सारे नहीं पहुंच पाते, केवल क्या होता है? एक हेल्दी स्पर्म। जैसे आप देखो यहाँ पे डायग्राम में कितने लिखा है? एक ये, एक ये, एक ये, 3 स्पर्म है ना। अब जैसे इसने क्या कर दिया? अंदर आ गया, फ्यूज हो गया, तब ये क्या करेगा? जो कोरोना ये रेडिका लेयर है ना, ये पूरे अपने आप को जो ओवम है क्लोज कर लेगी। क्या कर लेगी? अपने आप को क्लोज कर लेगी। इससे क्या होगा? जो एडिशनल स्पर्म है ना, एडिशनल स्पर्म क्या होंगे? अवॉइड हो जाएंगे, क्योंकि पोलैरिटी चेंज हो जाएगी ना। फिर पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। इससे क्या होगा? कुछ ना कुछ इन्फेंट में प्रॉब्लम हो जाएगी। पोलैरिटी 2n होना चाहिए, तो इससे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे इसको बचाता है। ऐसे ओवम में सिर्फ एक ही स्पर्म फ्यूज कर सकते हैं। देखो फीमेल के अंदर जाते हैं, फिर क्या होता है? जो अब यहाँ पे जोनो पैलिसुडिका लेयर, मैंने बताया था जोनिका पैलिसुडिका लेयर को जो सबसे पहले क्रॉस कर लेगा वही क्या होगा? विनर होगा, वही फ्यूज हो जाएगा। बाकी सब क्या हो जाएंगे? लूजर। लूजर को पूछता कौन है? लूजर को पूछता कौन है? चलो वो खैर बात मजाक की। यहाँ पे क्या है? एक जो स्पर्म है, जो मैन है, वो कहा जाएगा ऐसे ही नहीं पेनिट्रेट कर लेगा। लेयर का नाम है, लेयर का क्या नाम है? जोना पैलिसुडिका। याद रखना। यहाँ पे जो स्पर्म है, स्पर्म के टिप पे आपको याद है क्या बताया था मैंने? एक्रोसोम, जो क्या करता है? जो क्या करता है? एक्टिविटी करता है। कैसी? एंजाइम एक्टिविटी करता है, ठीक है। तो इससे क्या करता है? उसको पेनिट्रेट करता है। एक्रोसोम में बहुत सारे एंजाइम है, बहुत सारे क्या है? एंजाइम है। उससे इसको ब्रेक करेगा और अंदर जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? फ्यूजन हो जाएगा। इसी को हमने क्या कह दिया? फर्टिलाइजेशन। इसी को हमने क्या कह दिया? फर्टिलाइजेशन। क्या आपको यहां तक क्लियर है ना? आई होप यहां तक तो आपको एकदम समझ में आ गया होगा। तो बस अब कुछ नहीं, आसान आसान से और 2-3 टॉपिक बचे हैं। और फर्टिलाइजेशन के बाद आप जानते हो कि क्या होता है? इम्प्लांटेशन होता है।
क्या होता है इम्प्लांटेशन, जिसे हम बड़े इजी तरीके से देखते हैं, ठीक है, बड़े इजी मक्खन तरीके से सोल्व करेंगे। सोल्व क्या बेसिकली समझेंगे डायग्राम के हेल्प से, ताकि आपको एक ही बार में ये तो पढ़ने ही ना पड़े, इतनी जो थ्योरी लिखी है ना वो आपको पढ़ने ही ना पड़े, सीधा सीधा डायग्राम से समझ जाओ। अब देखो आपको जो पता है कि जैसे यहां से क्या होता है ओवरी में सब डेवलप हुआ, ये रहा ग्राफियन फॉलिकल, ये क्या है ग्राफियन फॉलिकल। अब ये क्या होगा यहाँ पे डेवलप होगा, क्या होगा ये डेवलप होगा। डेवलप होने के बाद इसने यहाँ पे क्या रिलीज किया, ओवम रिलीज किया। क्या किया, ओवम रिलीज। अब आपको पता है ये वाला कौन सा रीजन आ गया, ये आ गया स्टमस रीजन, स्टमस क्या एम्फुला, तो ये एम्फुला रीजन है। कौन सा रीजन है, ये है एम्फुला रीजन। एम्फुला रीजन पे क्या होता है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी यहाँ पे देखो क्या आ गया बहुत सारे स्पर्म, और यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल फ्यूज कर लिया। आज भाई फ्यूज करेगा तो क्या बन जाएगा जायगोट, फ्यूज करेगा क्या बनेगा जायगोट। देखो फर्टिलाइजेशन क्या होता है जायगोट में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें कन्वर्ट होगा, जायगोट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे बेसिकली जो इम्प्लांटेशन है, इम्प्लांटेशन सिंपल सी एक चीज है, ये जो यहाँ पे जो ये बना है ना इसे अटैच, यानी बना क्या है ब्लास्टोमर्स, लेकिन हम यहाँ पे ब्लास्टोमस नहीं अटैच करेंगे, ट्रोपोब्लास्ट। ट्रोपोब्लास्ट क्या होगा यूट्रस से अटैच हो जाएगा, किससे अटैच होगा, तो यूट्रस से अटैच होगा, उसी को हम क्या कहेंगे इम्प्लांटेशन। लेकिन उससे पहले भी कुछ स्टेजेस आते हैं, कुछ सेल स्टेज, देखो 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, एंड इसके बाद आता है 60 और 16 के बाद आता है 32। देखो ये रहा 16, ये रहा सॉरी 32 सेल स्टेज है, ये 32 सेल स्टेज है। तो जायगोट किसमें कन्वर्ट हुआ, जायगोट किसमें कन्वर्ट हुआ, डिवाइड होते जाएंगे। यहाँ पे क्या होते हैं सेल डिवाइड होती है। देखो जायगोट किसमें कन्वर्ट होगा, मोरूला में। मोरूला होता है, मोरूला कितना होता है 2 से 18 कहते हैं इसे, क्या कहते हैं 2 से 18 सॉरी 2 से 8, 2 से 8 सेल को स्टेज कहते हैं। फिर उसके बाद आता है ब्लास्टोमर्स, उसके बाद आता है क्या है ब्लास्टोमर्स। ब्लास्टोमर्स स्टेज को क्या कहते हैं 8 to 16 सेल स्टेज को क्या कहेंगे ब्लास्टोमर्स। अब ब्लास्टोसिट्स से क्या कहते हैं, तो 16 to 32, 16 to 32 को हम क्या कहते हैं ब्लास्टोसिट्स। मतलब ये जो ब्लास्टोसिट्स है ना वो बेसिकली 32 सेल स्टेज है, बेसिकली क्या है 32 सेल स्टेज। चलो एक और बार आपको एक बार क्लियर करके बता देता हूं क्या है। पहले तो ये कौन सा रीजन है, ये है एम्फुला रीजन। अब ये 2 सेल स्टेज, इसे हमने कह दिया जायगोट। इसके बाद क्या आता है, इसे कहते हैं अर्ली मेरुला। 4 है ना, उसे क्या कहेंगे अर्ली मेरुला। मतलब मेरुला क्या है, मेरुला तो 8 है। मेरुला किसमें डेवलप हो जाएगा, तो ब्लास्टोमर्स में। मेरुला किसमें डेवलप होगा, ब्लास्टोमर्स में। ब्लास्टोमर्स क्या कहते हैं 8 to 16 सेल स्टेज, मतलब 8 जो है ना 8 क्या मेरुला था, अब मेरुला किसमें डेवलप हो गया 16 सेल स्टेज में, तो उसे हम क्या कहेंगे ब्लास्टोमर्स, उसे क्या कहेंगे ब्लास्टोमर्स। अब 16 सेल से फिर डिवाइड होगा, 16 सेल से क्या बनेगा 32 सेल स्टेज, यानी ये जो सेल स्टेज है इसे क्या कहेंगे हम ब्लास्टोसिट्स। अब ब्लास्टोसिट्स में क्या होती है एक और लेयर आ जाती है, ब्लास्टोसिट्स में क्या होती है एक और लेयर आ जाती है, उसे हम क्या कहते हैं ट्रोपोब्लास्ट, उसे क्या कहते हैं हम ट्रोपोब्लास्ट। देखो ये रहा ब्लास्टोसिट्स, उसे क्या कहेंगे हम ट्रोपोब्लास्ट। तो ट्रोपोब्लास्ट कहाँ होगा, अटैच होगा। ट्रोपोब्लास्ट कहाँ किसके पास अटैच होगा, तो यूट्रस के पास। उसके बाद ये डिवाइड हो जाएंगे इनर सेल मास में। तो बस ये इतनी सी आपकी जो चीज है वो लिखाया था, इतनी सी जो चीज है वो क्या है आपको बताया था। तो क्या है आ गया ना, सबको समझ में आ गया ना बढ़िया तरीके से। हमें देखो यहाँ पे कहीं इसकी जरूरत पड़ी बिल्कुल नहीं, चीजें वही है, बट हमने डायग्राम के हेल्प से समझ लिया। 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज, और देखो ये एक पूरी तरह से डेवलपमेंट है, और यहाँ पे जाके क्या हो गया इम्प्लांटेशन हो गया। यहाँ पर क्या हो गया इम्प्लांटेशन हो गया। चलो नेक्स्ट आप पढ़ते हैं। अब जब इम्प्लांटेशन हो गया तो धीरे धीरे क्या होगा बच्चा डेवलप होगा, क्या होगा डेवलप होगा। उसे हम क्या कहेंगे प्रेगनेंसी टाइम, उसे हम क्या बोलेंगे प्रेगनेंसी टाइम। देखो ये रहा फीटस, ये है ना जो इसे कहेंगे हम फीटस, तो डेवलपिंग फीटस, सॉरी फीटस भी नहीं डेवलपिंग फीटस, जो डेवलप हो रहा है अभी, जो क्या हो रहा है डेवलप हो रहा है, एम्ब्रियो भी कह सकते हो। ये क्या है प्लेसेंटा, ये इधर ये यूनि अम्बिकल कोड है, इधर क्या है प्लेसेंटा से इससे अटैच है बेबी को, ये जैसे इन्फेंट है और अटैच कहाँ करवाता है उसे कहते हैं यूनि अम्बिकल कोड, एक कनेक्शन है उसे क्या कहेंगे प्लेसेंटा। क्या बोलेंगे प्लेसेंटा। प्लेसेंटा सबसे जरूरी पार्ट है, प्लेसेंटा क्या है सबसे ही जरूरी पार्ट है किसके मदर मैटरनल बॉडी और बच्चे के बीच में। ये क्या कराता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस कराता है, एक्सचेंज ऑफ वाटर करवाता है, एंड जितनी भी नेसेसरी चीजें रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, ये सब कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है प्लेसेंटा। उसके लिए कौन है रिस्पॉन्सिबल प्लेसेंटा।
जो ट्रोपोब्लास्ट है वो प्लेसेंटा फॉर्म कराता है, इनर सेल मास किसे करवाएगा, एम्ब्रियो में। देखो प्रेगनेंसी कितना टाइम होता है, अबाउट 19 मंथ्स, अबाउट सॉरी 19 नहीं 9 मंथ्स, सॉरी अबाउट 9 मंथ, मतलब 9 महीने क्या होता है, एक हेल्दी बच्चे का बॉर्न होता है। याद रखना प्लेसेंटा का बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, प्लेसेंटा का क्या काम है, बहुत सारे हार्मोन रिलीज कराता है, जैसे एससीजी एसपीजी, ये सारे ऑक्सीटोसिन, ये सारे क्या है, हार्मोन रिलीज कराएगा, ऑक्सीटोसिन नहीं सॉरी, वो तो ड्यूरिंग द पोस्चुरेशन डेवलप होता है। एंड जितने भी बचे हुए ना हार्मोन वो रिलीज कराएगा, और उसके साथ साथ और क्या करवाएगा, और रिमूवल ऑफ गैस एक्सचेंज, खाने का पीने का, ये जितना सारा मैटरनल बॉडी से इन्फेंट बॉडी में ट्रांसफर कराता है। नेक्स्ट क्या है, देखो प्लेसेंटा के बारे में, प्लेसेंटा क्या है, टेम्पररी ऑर्गन है, मदर और फीटस के बीच में प्रेजेंट होता है। काम क्या है, देखो नरिशमेंट, गैस एक्सचेंज, वाटर रिमूवल और हार्मोन सिक्रेशन, जैसे एससीजी एसपीएल प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन, ये सब किसका काम है, ये सब काम होता है प्लेसेंटा का। किसका काम होगा, ये सारे के सारे काम होंगे प्लेसेंटा के, जो डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। नेक्स्ट देखो अब आ गया पोस्चुरेशन, जो कि लास्ट है, जो क्या होता है बेसिकली लास्ट टॉपिक होता है। अब पोस्चुरेशन बेसिकली है डिलीवरी फेज, क्या है, डिलीवरी फेज, जहां पे बच्चा डेवलप हो जाए, अब क्या होगा, उसकी डिलीवरी हो जाएगी। तो देखो पोस्चुरेशन इज द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ, यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली बच्चा जो अब पैदा होगा, यहाँ पे इसे गेस्टेशन पीरियड भी कहते हैं, क्या बोलेंगे, गेस्टेशन पीरियड, जैसे 280 पीरियड है, यहाँ पे जाके अब वो बच्चा देगा फीटल इजैकुलेशन रिफ्लेक्स, क्या देगा, फीटल इजैकुलेशन रिफ्लेक्स, जिससे पता चल जाएगा। देखो फुल्ली डेवलप्ड फीटस सेंडिंग अ सिग्नल टू मदर, क्या देगा, सिग्नल मदर को देगा, यानी जब फुल्ली क्या होगा, फीटल इजैकुलेशन रिफ्लेक्स कुछ मारेगा तो उससे क्या पता चल जाता है, सिग्नल मिल जाता है, बच्चा डिलीवरी के लिए तैयार है, मतलब डिलीवरी हो जाएगी। तो उस टाइम पे कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, तो उस टाइम पे होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो किसके रिलीज कहां से होता है, पोस्टीरियर के लिए। रिलीज किसके लिए, मतलब मेंटेन क्या करता है, यहाँ पे ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम क्या है, तो याद रखना ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम है मेनली माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन पैदा करना, मतलब बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन, जिससे क्या हो, फीटस हो, जैसे यूट्रस है ना, तो बच्चा बाहर की तरफ पुश हो, क्या हो, बाहर की तरफ पुश हो। अब मदर को ज्यादा पेन फील ना हो, इसीलिए जितना ज्यादा ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होगा उतने ही क्या होता है, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस होते हैं। अगर ज्यादा प्रोड्यूस नहीं हुआ तो सी सेक्शन करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, सी सेक्शन। तो माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा है, तो रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जो क्या बनाएगा, कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करेगा। कॉन्ट्रैक्शन मतलब फीटल इजैकुलेशन रिफ्लेक्स, तो बच्चा बाहर की तरफ पुश करेगा, यूट्रस क्या करेगा, जैसे यूट्रस है ऊपर से है तो ऐसे नीचे को पुश करेगा, जिससे क्या होगा, इजिली डिलीवर हो सके, इजिली क्या हो, डिलीवर हो सके। अब बच्चा पैदा हो गया, उसे क्या चाहिए, इम्यूनिटी चाहिए। सबसे जो डॉक्टर बताते हैं क्या, ब्रीस्ट फीडिंग सबसे माना जाता है, यानी जो मदर मिल्क होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, लैक्टेशन। लैक्टेशन कब होता है, जब चाइल्ड बर्थ हो जाता है, उसके बाद मिल्क प्रोड्यूस होने लगता है, तो उसे हम सबसे जो फर्स्ट टाइम जो मिल्क होता है उसे कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। येलो मिल्क होता है, येलोइश कलर में, किसमें रिच होता है, एंटीबायोटिक्स, विटामिन और जितने भी डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स में, उसे बचने के लिए सब एंटीबॉडीज देता है, किसमें प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल में, वो सबसे जरूरी होता है बच्चों के लिए। हार्मोनल कंट्रोल, देखो मैंने बताया था प्रोलैक्टिन से क्या होगा, मिल्क प्रोडक्शन, ऑक्सीटोसिन से क्या होगा, मिल्क इजेक्शन, ऑक्सीटोसिन से क्या होगा, मिल्क इजेक्शन। तो आप सबको समझ तो आ ही गया होगा ये पूरा चैप्टर। तो एक बार फटाफट डाउट बता दो, एक बार फटाफट आप डाउट बता देना, क्या आपको डाउट है कमेंट बॉक्स में। तब तक देखो ये रहा हमारा इंस्टाग्राम पेज, ये क्या है, टेलीग्राम, यहाँ पे जो आपकी पूरी जो हमने पढ़ा है ना उसकी बोर्ड पीडीएफ मिल जाएगी, इससे ऐसे क्या मिलेगी आपको, बोर्ड पीडीएफ मिल जाएगी। जितने भी नए बच्चे हैं, जैसे हमारे चैनल क्या नाम है, ओम इंस्टीट्यूट मानेसर, इसे क्या करेंगे आप सब सब्सक्राइब करेंगे, क्या करोगे आप सब सब्सक्राइब करोगे। तो सबको समझ में आ गया ना। तो जैसे कि आपको पता है कि हम डेली बेसिस पे या फिर अपने अल्टरनेटिव बेसिस जो हमारा शेड्यूल है उस टाइम क्या करते हैं, आपको वीडियो अपलोडेड करते रहेंगे। आपका मेनली फोकस रहेगा आपको पढ़ने में, कंटेंट हम करवा रहे हैं, ओम इंस्टीट्यूट मानेसर है जो हमारा चैनल है, वो ऐसा नहीं सिर्फ 12 के लिए, 6 to 12 जितने भी क्लासेस हैं आप सबको यहाँ पे सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन कराई जा रही है। तो फटाफट जिन बच्चों या आपके दोस्तों को जिनको नहीं पता जो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक ये क्या कर दो, सेंड कर दो। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।